बीए प्रथम वर्ष हिंदी ऐच्छिक विषय के लिए अनिवार्य जो हमने सिद्धू पाठ्यक्रम रखा है, ब्रिज कोर्स रखा है, उसकी आज की 9वीं तासिका है। और इस तासिका में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम चल रहे थे, देखिए कि पाठ्यांश तीसरे में से 8-9वां हिंदी कविता साहित्य के इतिहास को हम ले रहे थे। कल हमने कविता क्या होती है इस पर बहुत चर्चा की। खंड काव्य क्या होते हैं, महाकाव्य क्या होते हैं, मुक्तक काव्य क्या होते हैं, पूर्णतः साहित्य के कितने प्रकार होते हैं। परंतु जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास, विशेष करके हिंदी कविता का इतिहास पढ़ते हैं, हमने जानबूझकर कविता की बात यहाँ कही है क्योंकि कल हमने पूरी कविता पर बात की थी और हिंदी के आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में कविताएं ही लिखी गई। गद्य आधुनिक काल में शुरू और आधुनिक काल में बहुत सारी कविताएं लिखी गई। आज हम आदिकालीन, भक्तिकालीन और रीतिकालीन साहित्य पर टिप्पणी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे कि ये जो परीक्षा आपकी होने वाली है सिद्धू पाठ्यक्रम की, वह वस्तुनिष्ठ स्वरूप की है, इसलिए कुछ बातें वस्तुनिष्ठ रूप में आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी कविता या साहित्य के इतिहास के स्रोत ग्रंथ कहाँ से हैं। क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे जो विश्वविद्यालय ने निर्धारित पाठ्यक्रम किया है, उसमें नामकरण और काल विभाजन और नामकरण है पहले। लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हिंदी कविता के इतिहास के स्रोत ग्रंथ कौन कौन से हैं। पहले स्रोत मतलब सोर्स क्या है, जिसके कारण हम हिंदी कविता का इतिहास लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसमें पहली चीज आती है, वह है अंतसाक्ष्य। अंतसाक्ष्य मतलब जो बड़े ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों में लेखकों ने या कवियों ने अपने बारे में, अपने गुरुओं के बारे में, अपने वंश के बारे में, अपने संप्रदाय के बारे में बहुत सारी जानकारी दी होती है। उसके आधार पर आप हिंदी कविता का इतिहास लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या क्या आते हैं, कौन से ग्रंथ आते हैं? ऐसे में संत कवियों और भक्त कवियों के ग्रंथ आते हैं। उदाहरण के रूप में गोकुलनाथ नाम के रचयिता है, जिनके 2 ग्रंथ हैं, 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता। ठीक है, गोकुलनाथ ने मतलब भारत में, जो उत्तर भारत में खास करके जो विष्णु को मानने वाले संप्रदाय थे, वैष्णव संप्रदाय थे, उनके 84 वैष्णवों का एक संकलन किया गया है और 252 वैष्णवों की वार्ता का संकलन किया गया है, जिसके संकलक गोकुलनाथ हैं। फिर उसके बाद आते हैं नाभादास, जिनका भक्तमालीय ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। फिर आते हैं ध्रुवदास, जिनके 2 हैं, गोसाई चरित्र और भक्त नामावली। इसके साथ ही 24 संतों की वाणियों का संग्रह भी प्रसिद्ध है। और सबसे महत्वपूर्ण हमारी दृष्टि से आता है वो है गुरु ग्रंथ साहब, जो सिखों का धर्म ग्रंथ है। और सिखों के इस धर्म ग्रंथ में केवल सिख ही नहीं, अपितु हिंदुओं के तत्कालीन जितने भी संप्रदाय थे, मुस्लिम भी थे कुछ लोग, ऐसे सभी संतों की वाणियों का संग्रह किया गया है। इसलिए इसे भारतीय साहित्य का पहला संवाद कहा जाता है। इसमें गुरु नानक से लेकर के कबीर तक, नानक से लेकर के रैदास तक बहुत सारे भक्त कवियों की वाणियों का संकलन है। खास करके नामदेव का बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है। फिर इसके बाद कुछ ऐसे ग्रंथ आते हैं जो कवियों से संबद्ध हैं, जिनमें कविमाला, जिसमें 75 कवियों का संकलन किया गया है, कालिदास हजारा, जिसमें 1000 कवियों का संकलन किया गया है, आचार्य भिखारीदास रीति काल के कवि थे, इन्होंने काव्य निर्णय नामक पुस्तक लिखी। इसमें भी कुछ कवियों का यहाँ उल्लेख हमें देखने को मिलता है। सतकवि गिराविलास, इसमें 17 कवि हैं। उसके उपरांत कवि नामावली में 10 कवियों का संकलन किया गया है। विद्वत मोद तरंगिणी में 45 कवियों का संग्रह किया गया है। श्रृंगार संग्रह में सरदार नाम के कवि ने 125 कवियों का संकलन किया है। सुंदरी तिलक, इसमें हरिश्चंद्र नाम के संकलनकर्ता ने 69 कवियों का संकलन किया है। और कवित्त रत्नाकर में 20 कवियों का संग्रह किया गया है। मतलब इन कवियों का
अत्यंत संक्षेप में परिचय और उनके कुछ पद, इस प्रकार से संकलन किया गया है, जो हिंदी साहित्य का स्रोत ग्रंथ है जिसको अंतःसाक्ष्य कहा जा सकता है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि इसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, शिवसिंह सरोज। इस पर हमने बात की है। शिवसिंह सेंगर जी ने अपने काल में शिवसिंह सरोज नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें 1000 कवियों का संकलन, और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे इतिहास ग्रंथ की बराबरी का दर्जा दिया गया है, जो हम बाद में देखेंगे। फिर विचित्रोपदेश नाम का ग्रंथ है। कवि रत्नाकर नाम का राजपूताना के 108 कवियों का संकलन किया गया है। लाला सीताराम ने सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसमें कुछ संकलन किया गया है। हाफिजुल्लाह खां हजारा नामक पुस्तक में हाफिजुल्लाह खान ने 1000 कवियों का संकलन किया है। सुक्ति सरोवर लाला भगवान सिंह का, इसमें भी अनेक कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है। अब देखिए कि संगीत के आधार पर भी मध्ययुगीन कविताओं का संकलन कृष्णानंद व्यासदेव जी ने लिखा है, जिसमें 2002 कवि हैं, और जिस ग्रंथ का नाम है राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम, जिसमें सूरदास जैसे, तुलसीदास जैसे, कबीरदास जैसे कवियों के पदों को किस राग में गाना चाहिए, ऐसे कितने 2002 कवियों का संकलन किया। ये सबसे बड़ा संकलन है, लेकिन ये साहित्य की दृष्टि से नहीं, अपितु संगीत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना साहित्य के संगीत नहीं हो सकता। पहले कुछ जो धुनें होती हैं, जो धुन होती है, संगीत की प्रणाली होती है, उसको पहले शब्द देने पड़ते हैं, तभी वो गीत के रूप में सामने आते हैं। इसलिए कवियों का भी यहाँ समावेश हो चुका है। ऐसे कवियों का जो 2002 कवि हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके उपरांत दो और ग्रंथ का समय हम उल्लेख करेंगे। दिग्विजय भूषण नाम का, जिसमें 192 कवि हैं, और रसचंद्रोदय नाम जिसके लेखक ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी हैं, इन्होंने 242 कवियों का संकलन किया गया है। अब देखिए, ये संकलन अंतःसाक्ष्य है। अंतःसाक्ष्य और बहिःसाक्ष्य में क्या फर्क होता है? अब देखिए, मैं अपने बारे में कुछ कहूं तो ये अंतःसाक्ष्य होगी, मेरे बारे में कोई दूसरा व्यक्ति कहे वो बहिःसाक्ष्य होगी। उसी प्रकार से हिंदी कविता के इतिहास में जिन लोगों ने अपना बहुत बड़ा योगदान किया है, उन्होंने अपने बारे में कहीं कहीं लिखा है। जैसे कि तुलसीदास जी ने अपने बारे में, उनकी एक विनय पत्रिका नाम की पुस्तक है, उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत बड़े पाप किए थे, बहुत गलतियां की और उन गलतियों पे पछता रहे थे, जिनका एक पद हमने पढ़ा है, अब लो नसानी अब न नसे हो। तो ये जरूरी है अपने बारे में कुछ बताना। ये अंतःसाक्ष्य हुई। बहिःसाक्ष्य के रूप में हमें क्या देखना है, ये भी जरूरी है। बाह्य साक्ष्य या बहिःसाक्ष्य में कर्नल टॉड नाम के बहुत बड़े व्यक्ति ने, जो अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने राजस्थान नाम से एक ग्रंथ प्रकाशित किया है, जो प्रकाशित हुआ बाद में नागरिक पंचायत सभा काशी की रिपोर्टों के रूप में, जहां राजस्थान में किन कवियों ने किस प्रकार का काव्य लिखा, इस पर रिपोर्ट दी थी। किसने दी थी? कर्नल टॉड ने दी थी। अब कर्नल टॉड का नाम बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप इतिहास विषय आपका है तो कुलकर्णी मैडम या कुलकर्णी सर की ओर से या सज्जन कुमार जी से आपने इनका नाम सुना होगा बहुत बार। आगे है मोतीलाल मेनरिया। इन्होंने भी राजस्थान में लिखे हुए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की, और इस आधार पर भी राजस्थान में जो वीर गाथा काव्य लिख रहे थे लोग, या जो राजपूती डिंगल भाषा में काव्य लिख रहे थे, उनका यहाँ बहुत बड़ा संग्रह प्रसिद्ध उन्होंने किया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ अंग्रेजी ग्रंथ भी यहाँ बाह्य साक्ष्य के रूप में आते हैं, जिनके अंतर्गत हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म, हिंदुत्व और ब्राह्मणत्व, इसका अर्थ ये होता है। फिर दूसरा है कबीर एंड द कबीर पंथ, कबीर और कबीर पंथ, इस पर भी अंग्रेजी में लिखा गया है। तीसरा है हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन, मतलब सिख धर्म का इतिहास, जिसमें गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह, जो अंतिम 10 गुरु हुए उनके, और इन 10 गुरुओं में से उनका इतिहास यहाँ कहा गया। इन सिख लोगों ने क्या किया है? सबसे पहले सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने निर्गुण मतावलंबी संप्रदाय के रूप में की थी, संत संप्रदाय के रूप में की थी, परंतु बाद में जब इस्लामी आक्रमण होने लगे तो इस्लामी आक्रमणों से भारत को बचाने के लिए इन्होंने क्षात्र धर्म की, क्योंकि ये सारे क्षत्रिय थे, खत्रिय वंश के थे, तो
तो हाथ में तलवारें लेकर के, और उन्होंने अनेक अन्य जो हिंदुओं के अन्य संप्रदाय थे, ब्राह्मण थे या शैव थे, इनमें से अनेक लोगों को लेकर के कृपाण मतलब तलवार, हमेशा तलवार धारण करने वाले लोग थे। अभी भी हर सिख के पास कृपाण मिलती है, वो धार्मिक प्रतीक है। लेकिन इन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने औरंगजेब के जमाने में विद्रोह किया था, लेकिन औरंगजेब ने उनको मार डाला। और गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह और एक ऐसे 4 पुत्रों को औरंगजेब ने मार डाला था। अब ये बात अलग है कि लेकिन इन लोगों का इतिहास इस पुस्तक में है। इसके बारे में अगला ग्रंथ है इंडियन थीइज्म, अर्थात भारतीय आस्तिकवाद या भारतीय धर्मवाद। फिर एक अंग्रेजी पुस्तक है डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वार्डक एंड हिस्ट्री हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का अर्थ होता है पांडुलिपियां, हस्तलिखित, ऐसे हस्तलिखित जिनका एक कैटलॉग तैयार किया गया है, एक सारणी तैयार की गई है। उसके बाद में एन आउटलाइन ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय धार्मिक साहित्य की का एक आउटलाइन का अर्थ ये होता है कि एक ससरे तौर पर उस पर नजर डालना। और फिर गोरखनाथ एंड कनफटा योगीज, ऐसे भी कुछ अंग्रेजी ग्रंथ हैं। ये हिंदी कविता के इतिहास के बहिसाक्ष्य ग्रंथ हैं। इसके बाद आते हैं कुछ शिलालेख। आप जानते हैं इतिहास में शिलालेखों का बहुत महत्व है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी कविताओं के इतिहास में प्राचीन काल में, आदि काल में लिखे गए राजा परमार, चंदेल राजा परमार, जिसका नाम परमार देव है, परमार रासो या आलखंड का नायक जो है, उसने लिखे हुए शिलालेख हैं। फिर कुछ जैन शिलालेख मिलते हैं। इतना ही नहीं, माउंट आबू के राजाओं जोन और शलक के भी शिलालेख मिलते हैं। इस प्रकार से अनेक शिलालेख मिलते हैं। इतना ही नहीं, कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान भी होते हैं, जिन स्थानों के आधार पर भी साहित्य का इतिहास लिखा जा सकता है। जैसे काशी का कबीर चौरा, कबीर जहाँ पैदा हुए थे काशी में, लहरतारा तालाब के पास, उसको कबीर चौरा कहा जाता है। चौरा मतलब चौराहा, चौक। फिर 80 घाट है, जहां बैठ करके तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना आरंभ किया था। फिर कबीर की समाधि है। फिर उसके उपरांत राजापुर के तुलसीदास की मूर्ति है। सोनो या सुकर खेत में तुलसीदास जी का स्मारक है। तो ये बहुत सारे स्थान हैं। हमारे महाराष्ट्र में नागपुर में भी तुलसीदास जी की मूर्ति है, एक चौराहे पर लगाई हुई। तो ये कहने का तात्पर्य है कि इन लोगों के स्थान विशेष को लेकर के भी जब चर्चा होती है, तो इन लोगों ने लिखे हुए ग्रंथों में कहीं न कहीं इन स्थानों का उल्लेख है, और उसकी जांच पड़ताल हम कर सकते हैं। इनमें और भी 2-4 नाम बता सकता हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी जी की जहाँ समाधि है, अमेठी, अमेठी जानते हैं? अमेठी उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ उनकी समाधि है। और भी बहुत सारे, जैसे कि सूरदास के जीवन के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे आगरा के पास सिही नाम का ग्राम है, मैं वहाँ जाकर के आया हूँ। तो बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर इन लोगों की समाधियां हैं, या जन्म स्थान है, या उनके कर्मभूमियां हैं, और इस वजह से वहाँ कहीं कुछ आवश्यक महत्वपूर्ण बातें वहाँ हमें दिखाई देती हैं। इसलिए ये स्थान भी बाह्य साक्ष्यों के रूप में आते हैं या बहिर्साक्ष्यों के रूप में आते हैं। साथ ही साथ कुछ दंत कथाएं, जनश्रुतियां होती हैं कबीर के बारे में, नामदेव के बारे में। कुछ लोगों ने कहा कि कबीर और नामदेव दोनों जुड़वा भाई हैं। ऐसी कुछ जनश्रुतियां हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रैदास और कबीरदास जुड़वा भाई थे, वगैरह वगैरह बहुत सारी जनश्रुतियां रहती हैं। इनमें तथ्यांश बहुत कम रहता है, लेकिन इन तथ्यांशों को ध्यान में रखते हुए केवल इतना हम कह सकते हैं कि इन लोगों के बारे में लोगों में गलत या सही धारणा किस प्रकार बैठी हुई है, और उसमें से कुछ तथ्यांश जरूर निकल सकता है। ये जनश्रुतियां हैं, दंत कथाएं हैं, और इसमें फर्क क्यों पड़ता जाता है? क्योंकि ये कहीं लिखी नहीं होती, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो चली आ रही मान्यताएं होती हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, मनुष्य दंत कथाएं कैसे रचलाता है, जनश्रुतियां कैसे होती हैं। जैसे कि राजा भोज और गंगूती, ये नाम आपने बहुत बार सुना है, लेकिन ये राजा भोज पक्का कहाँ हुआ, उसकी धारा नगरी कहाँ थी? कोई कहते हैं कि धाराशिव उसकी थी,
यहाँ भोज राजा था कोई, मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उत्तर भारत में था। तो फिर उसी प्रकार से विक्रमादित्य के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, जनश्रुतियां हैं। तो ऐसे बहुत सारी जनश्रुतियां होती हैं जिनके माध्यम से ये लोग अपने बारे में बहुत सी बातें जाने अनजाने लोगों से आते रहते हैं। और उदाहरण के रूप में ये जनश्रुतियां बदलती कैसे हैं, देखिए ये जनश्रुतियां बदलती ऐसे है कि देखिए, समझे किसी व्यक्ति ने अंगूठे जितना बड़ा सांप देखा, उतना, तो दूसरे से कहेगा कि मैंने कलाई के देखा, वो कहेगा बाजू के में देखा, वो कहे तीसरा कहेगा कि जंघा के इतना देखा, बढ़ते बढ़ते जाएगा। वैसे दंत कथाओं में कुछ प्रक्षेप होते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और उस वजह से हम पक्की बात ये है कह नहीं सकते, ठीक है। और इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण ग्रंथ आते हैं, जो इतिहास ग्रंथ आते हैं। इतिहास ग्रंथ वो होते हैं, आप जानते हैं कि इतिहास विषय का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखिए इतिहास और राज्यशास्त्र ये दो विषय ऐसे हैं आपको स्पर्धा परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये दो विषय आपने ले लिए तो अनायास से आपकी तैयारी उसकी होती रहेगी। तो देखिए कि इतिहास ग्रंथों में बहुत सारे इतिहास ग्रंथ ऐसे हैं जिनका उल्लेख मैंने अभी अंग्रेजी में किया था। वैसे बहुत सारे इतिहास ग्रंथ हैं इस काल में लिखे गए, मध्ययुगीन भारत का इतिहास, मिडिवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री, आप पढ़ते होंगे मध्ययुग। तो ये सारी चीजें आपको इतिहास ग्रंथ में आएंगी। और अनुसंधान ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं, अनुसंधान ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जिनमें कुछ नया नया संशोधन होता रहता है, नया अनुसंधान होता है, नया शोध कार्य होता रहता है। और इन शोध कार्यों के कारण भी इतिहास में अनेक नई चीजें आती रहती हैं, बहुत सारी भ्रांतियां फैला दी जाती हैं, और अनुसंधानकर्ता उन भ्रांतियों का परिपालन कर देता है। उदाहरण के रूप में किसी ग्रंथ में तुलसीदास जी का जन्म शुक्र के कहा है, किसी ग्रंथ में राजापुर कहा है, किसी ग्रंथ में कुछ और कहा है। तो जो अनुसंधान करता व्यक्ति होता है वहां जाकर के साक्ष्य जुड़ाता है और वो अंतिम राय देता है कि इसी गांव में वो जन्मे थे। अब लोगों ने उसे स्वीकारना कि नहीं स्वीकारना बात अलग होती है। ऐसे अनुसंधान ग्रंथ भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके उपरांत कुछ ऐसे ग्रंथ आते हैं जिनको हम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ कह सकते हैं। और इस बारे में मैंने आपको बहुत बार कहा है कि हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ हैं वे भारतीयों से शुरुआत नहीं होती, अपितु एक फ्रेंच व्यक्ति गार्सा दे तांसी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ लिखा है फ्रेंच भाषा में, जिसका नाम है इस्तिवार de la littérature indienne हिंदुस्तान, ये ग्रंथ है। फिर उसके बाद एक फारसी में लिखा गया ग्रंथ है तबक्का तशु अला नाम का, जो मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है, ये फारसी है। फिर इसके उपरांत शिव सिंह सरोज का नाम आता है, जिसका उल्लेख हमने अंतसाक्ष में किया था। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया। इसके उपरांत महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है एक अंग्रेजी विद्वान का, जिसका नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नाम का ग्रंथ लिखा है। इसके उपरांत क्रम आता है मिश्र बंधु विनोद का, इसमें शुक्रदेव बिहारी और उनके दो भाई हैं, ऐसे तीन मित्रों भाइयों ने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद नाम का ग्रंथ लिखा है। उसके उपरांत सबसे महत्वपूर्ण, यहां तक ये प्रारंभिक प्रयास था। अब इसके बाद जो प्रयास हुए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, और मैंने इसके बारे में आपसे कहा था जब हम पढ़ा रहा था, शायद उस समय वाघमारे नहीं थे आप थे, उस समय मैंने कहा था कि नागरिक प्रचलित सभा काशी द्वारा संपादित हिंदी शब्दकोश नाम का ग्रंथ लिखा जाता, डिक्शनरी लिखी जा रही थी, और उसकी भूमिका में उन्होंने जो कुछ लिखा उसका बृहद रूपांतर हिंदी साहित्य का इतिहास में हुआ है। फिर दूसरे आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनके तीन ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से हैं तीन ग्रंथ, यहाँ आएंगे आपको दिखाई देगा। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और तीसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल। और हिंदी साहित्य के प्रथम काल को, जिसे वीरगाथा काल नाम दिया था आचार्य शुक्ल जी ने, उस काल को आदिकाल नाम देने का श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है, जो अंततः सिद्ध हुआ।
इसके उपरांत हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वे ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे नाम छोड़ दिए हैं क्योंकि आपके काम के नहीं हैं, जो बहुत काम के हैं वही लिए हैं। इसके उपरांत डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर, उनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ध्यान रखना। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य नाम का ग्रंथ है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने प्रकाशित किया है। ये 18 खंडों में है, 18 भागों में है। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, 18 भागों में, 18 भाग, बहुत बड़ा लंबा ग्रंथ है। फिर उसके बाद महापंडित राहुल सत्यायन जी का हिंदी काव्यधारा ग्रंथ आता है। डॉक्टर नगेंद्र ये रीतिकाल के बहुत विशेषज्ञ हैं। जैसे आदिकाल के विशेषज्ञ के रूप में हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार रीतिकाल के बहुत बड़े जानकार के रूप में नगेंद्र जी का नाम आता है। और उन्होंने केवल एक ग्रंथ नहीं लिखा, 3 ग्रंथ हैं उनके भी। ये नगेंद्र जी का पहला ग्रंथ है रीतिकाल, दूसरा ग्रंथ है उनका हिंदी वाङ्मय 20वीं शती, हिंदी वाङ्मय 20वीं शती यानी आधुनिक काल का। फिर उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र जी के ये मयूर पेपरबैक से प्रकाशित हुई पुस्तक है, अपने लाइब्रेरी में है, हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये भी बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसके उपरांत कुछ और नाम आते हैं, देखिए, जैसे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी की पुस्तक है। बच्चन सिंह जी की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। बाबू गुलाब राय की पुस्तक जो हम पढ़ा रहे थे आपको, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। फिर डॉक्टर चंद्रभानु सोनवणे जी मराठवाड़ा क्षेत्र के 3 लेखक हमने लिए हैं। हिंदी साहित्य का सही इतिहास। फिर महिलाओं की दृष्टि से केवल महिलाओं ने लिखे हुए साहित्य को जिन्होंने तरजीह दी, वे कहते हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, क्योंकि स्त्री और पुरुष समाज के आधे आधे अंग हैं। उस दृष्टि से डॉक्टर सुमन राजे और माधव सोनटक्के जी हमारे विश्वविद्यालय के अभी कुछ दिनों पहले रिटायर हुए अध्यापक हैं। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास जो कानपुर से प्रकाशित हुआ है, ये ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन ये ही इन्हीं का नाम हमने आपके सम्मुख रखा है। एक बार इन ग्रंथों का हम फिर से पुनरावर्तन कर लेते हैं। इस बार दलाल हिंदुस्तानी गासागतासी, तबाका तशुअरा मौलवी करीमुद्दीन, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 18 भागों में नागरिक प्रचारणी सभा। और इसके बहुत सारे संपादक थे, प्रत्येक भाग का ऐसे 18 संपादक थे। हिंदी काव्यधारा महापंडित राहुल सत्यायन, रीतिकाल डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय, हिंदी साहित्य का सही इतिहास चंद्रभानु सोनवणे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर माधव सोनटक्के। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास इस शीर्षक के अंतर्गत, आंकड़ा तो मैं पक्का बता नहीं सकूंगा, लेकिन सैकड़ों पुस्तकें हैं। तो इनमें से कुछ कुल मिलाकर के 21-22 पुस्तकें हमने आपके सम्मुख रखी हैं। हो सकता है जो मैंने आपको PDF डाली थी ना, एक इंटरनेशनल लवली यूनिवर्सिटी नाम से, उसका भी संपादन करने का थोड़ा सा काम मुझे आया था, मैंने पूरा नहीं किया काम। तो ध्यान रखिए कि इस प्रकार से भी कुछ काव्य ग्रंथ आपको मिल सकता है। अब इसके बाद जो है आपके पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण भाग है, वह है काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन और नामकरण। अब काल विभाजन करने का प्रयास सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, जिनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसमें उन्होंने बहुत से नाम गिनाए हैं, हालांकि ये गलत है, लगभग 11 युग उन्होंने कहे।
अब 11 युग कौन कौन से हैं ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे। उन्होंने पहले काल को नाम दिया चारण काल, दूसरे काल को 15वीं शताब्दी का धार्मिक आंदोलन, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, फिर उसके बाद तुलसीदास, उसके बाद रीति काव्य, उसके बाद तुलसीदास के अन्य परवर्ती हैं 18वीं शताब्दी, कंपनी शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार उन्होंने 11 युग कहे। हालांकि ये पहला प्रयास था। इसके पहले न गारसाद तांसी ने, न शिवसेन सेंगर ने, न मौलवी करीमुद्दीन ने किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया था कि जिसमें काल विभाजन और नामकरण किया जाए। इसलिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का यह पहला प्रयास गलतियों से युक्त है, फिर भी महत्व का है। इसके उपरांत इस काल विभाजन और नामकरण में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण काम किया है वे हैं मिश्र बंधु, और मिश्र बंधुओं ने 11 की जगह 8 काल कहे। ये काल कौन कौन से देखिए। उन्होंने पहले काल को नाम दिया है पूर्वारंभिक काल, दूसरा उत्तरारंभिक काल, तीसरा पूर्व माध्यमिक काल, चौथा प्रौढ़ माध्यमिक काल, पांचवा पूर्वालंकृत काल, छठा उत्तरालंकृत काल, फिर परिवर्तन काल, फिर वर्तमान काल। इस प्रकार से उन्होंने 8 काल किए हैं। कितने काल किए हैं? 8 काल। फिर से पढ़ता हूं। पूर्वारंभिक काल, दूसरा उत्तरारंभिक काल, तीसरा पूर्व माध्यमिक काल, चौथा प्रौढ़ माध्यमिक काल, पांचवा पूर्वालंकृत काल, छठा उत्तरालंकृत काल, सातवां परिवर्तन काल और 8वां वर्तमान काल। इस प्रकार से इन्होंने मिश्र बंधुओं ने किया काम। लेकिन इसके उपरांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केवल 4 काल माने हैं और इन्हीं का अनुकरण बाद में किया। हालांकि उसके नामकरण में बहुत सारी तब्दीलियां हुई, लेकिन आचार्य शुक्ल जी ने जो नाम कालखंडों का वर्गीकरण किया, विभाजन किया, वो अंतिम मान लिया गया है। फिर उनका नामकरण अलग अलग रीति से हुआ। आचार्य शुक्ल जी ने जो पहला कालखंड है उसको नाम दिया वीरगाथा काल, फिर दूसरा पूर्व मध्य काल, फिर तीसरा उत्तर मध्य काल और चौथा गद्य काल। ध्यान रहे, वीरगाथा काल यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। परीक्षा में 100% आ सकता है इसके बारे में, क्योंकि अब जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं 40 अंकों की, तो उन 40 अंकों की परीक्षा में 10 अंक आपको वस्तुनिष्ठ है, और हमारी जो ये सिद्ध पाठ्यक्रम की परीक्षा होने वाली है वो भी वस्तुनिष्ठ है। तो इस प्रकार से नाम ध्यान में रखें। अब सर्वसम्मति से आजकल ये 4 कालखंड स्वीकार किए जाते हैं। सर्वसम्मति से ये 4 कालखंड, कौन कौन से 4 कालखंड है और उनकी समय सीमा भी आपके ध्यान में रहे। पहला जो कालखंड है उसे नाम दिया है आदिकाल, और आदिकाल नाम किसने दिया? आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने। और ये कालखंड कौन सा है? विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375। दूसरा कालखंड है भक्ति काल, विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक का कालखंड, और रीति काल जो है विक्रमी संवत 1700 से लेकर के 1900 तक का। और इन्हीं 3 कालों पर आज हम विचार करने वाले हैं, क्योंकि गद्य काल जो है या आधुनिक काल है, हम कल इस पर विचार करेंगे। साथ ही साथ ध्यान आपके ध्यान में रहे कि आदिकाल यह नाम हजारे प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया हुआ है। भक्ति काल यह नाम सर्वसम्मति से, क्योंकि उसमें कोई दूसरी प्रवृत्ति नहीं है। रीति काल यह नाम भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारे प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया हुआ है ये भी, लेकिन इस काल का सबसे पहले उल्लेख जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया हुआ था, उसने रीति काल के नाम से किया था। और जो अंतिम काल है जो इस समय चल रहा है उसे आधुनिक काल कहते हैं, और ये आधुनिक काल विक्रमी संवत 1900 से लेकर के आज तक का चल रहा है। कोई कठिनाई इसमें? एक बार फिर से समझें। आदिकाल विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375 तक का कालखंड है। दूसरा जो भक्ति काल है वो 1375 विक्रमी संवत से लेकर के 1700 तक का कालखंड है। तीसरा जो रीति काल जो 1700 विक्रमी संवत से लेकर के
1900 विक्रमी संवत तक का है और आधुनिक काल विक्रमी संवत 1900 से लेकर के आज तक का है। कोई कठिनाई इसमें? एक बार मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे। आदि काल, बोलो जोर से बोलो। आदि काल विक्रमी संवत 1050 से लेकर 1375। दूसरा काल भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत। रीति काल 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक का। और आधुनिक काल विक्रमी संवत 1900 से लेकर अब तक। अब कोई कठिनाई इसमें होगी आपको? यही काल विभाजन हमें पक्का मानना है। अब हम चलते हैं आदिकाल के नामकरण की ओर। आदिकाल में, आदिकाल को बहुत सारे नाम दिए गए, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे नाम दिया था वीर गाथा काल। आचार्य महावीर प्रसाद जी ने इसे नाम दिया बीज वपन काल। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा जी ने इसे नाम दिया चारण काल। सिद्ध सामंत काल यह नाम महापंडित राहुल ने दिया हुआ है। आरंभिक काल यह, प्रारंभिक काल यह नाम मिश्र बंधु ने दिया हुआ है। संधि काल यह नाम रामकुमार वर्मा जी ने दिया हुआ है। और अंधकार काल नाम कोई पृथ्वीराज नाम के लेखक हैं, उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन ये सारे नाम ध्यान रखिए, मतलब विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375 तक का जो कालखंड है, जिसको हमने आदिकाल यह नाम पक्का किया है, सुनिश्चित किया हुआ है, उसके लिए ये अलग अलग नाम है। वीर गाथा काल, बीज वपन काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, प्रारंभिक काल, संधि काल, अंधकार काल वगैरह वगैरह। अब इसमें 3 प्रकार की पृष्ठभूमियां महत्वपूर्ण होती हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत। राजनीतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वगैरह। उसमें से हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर ध्यान देंगे। और ध्यान रखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम कुछ वंशों की बात कर रहे हैं। आदिकाल के आरंभिक काल में, आदिकाल के आरंभिक काल में दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। हालांकि वो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक नहीं था, पहले अजमेर का शासक था। वह अपने नाना जी आनंदपाल तोमर, जो दिल्ली के उस समय के राजा थे, उनको दत्तक गया और उसने दिल्ली में अपनी सत्ता प्रस्थापित की। और दिल्ली में सत्ता प्रस्थापित करने के उपरांत उसकी अनेक बार लड़ाइयाँ, तिराइकी वगैरह लड़ाइयाँ मोहम्मद घौरी के साथ में, मोहम्मद घौरी को उसने बहुत बार क्षमा करके छोड़ दिया। लेकिन जब जयचंद की गद्दारी की वजह से पृथ्वीराज चौहान पकड़ा गया, तो पृथ्वीराज चौहान को उसने क्षमा नहीं किया, बल्कि हार करके मार डाला, उसकी आंखें निकाले वगैरह वगैरह सब पता है आपको। गत वर्ष अक्षय कुमार की फिल्म भी इस पर आई थी, इसी विषय पर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर। फिर उसके बाद मोहम्मद घौरी का गुलाम वंश चला। कौन सा वंश चला? गुलाम वंश। मोहम्मद घौरी ने जो गुलाम रखे थे, उसमें से पहला गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुछ देर के लिए आराम शाह नाम का एक दूसरा गुलाम सत्ता पर आया। फिर उसके बाद शमशुद्दीन अल्तमश आया। अल्तमश के बाद रुनुद्दीन फिरोज आया। रुनुद्दीन फिरोज अनेक दिन तक नहीं चला, इसलिए अल्तमश की बेटी रजिया सुल्तान रही। उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। बड़ा लंबा वंश चला ये। और इसका सबसे प्रतापी और अंतिम राजा था, सुल्तान था गियासुद्दीन बलबन। ध्यान रखें, मोहम्मद घौरी ने जब पृथ्वीराज का पतन करवाया, उसके बाद उसने गुलाम वंश की प्रतिष्ठा की। और गुलाम वंश में ये सारे, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद आराम शाह, फिर अल्तमश, फिर रुनुद्दीन, फिर रजिया सुल्तान से लेकर के बाद में गियासुद्दीन बलबन तक ये वंश चल रहा है। इसके बाद दूसरा वंश आता है दिल्ली की सल्तनत पर, वो है खिलजी वंश। और खिलजी वंश के 2 ही प्रतापी राजा हुए, एक जलालुद्दीन खिलजी
और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें से अलाउद्दीन खिलजी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली तक जो सीमित सल्तनत थी, सुल्तानशाही थी, उसको बढ़ा करके दक्षिण तक वो ले आया, देवगिरी तक ले आया। उसने राजस्थान के बहुतांश राज्यों पर चढ़ाइयाँ की, उसमें से खास करके मेवाड़ के राजा उस समय के रत्न सेन, जिनकी पत्नी पद्मावती की कहानी आपको प्रसिद्ध है, पद्मा फिल्म भी आपने देखी होगी, वो अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उपरांत तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश के अंतर्गत देखिए गियासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक है। फिर मोहम्मद तुगलक, जिसने दिल्ली से देवगिरी राजधानी ले आया था, इसको पागल भी कहा जाता है लेकिन बहुत होशियार था। इतिहास में देखिए कभी कभी जो अच्छी योजनाएं बनाने वाले लोग होते हैं उनको समय साथ नहीं देता, निसर्ग साथ नहीं देता, कभी कभी लोग साथ नहीं देते, इसलिए वो मूर्ख साबित होते हैं। हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत विद्वान था, बहुत ही होशियार व्यक्ति था, लेकिन ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन पागल का करार दिया गया। फिर फिरोज तुगलक आता है इस वंश का। फिरोज तुगलक के काल में ही सैयद वंश ने विद्रोह किया और सैयद वंश के कुल 4-5 राजा यहाँ आते दिखाई देते हैं। पहला है खिज़र खां, दूसरा मुबारक शाह, तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा आलम शाह। अब यहाँ ये सैयद वंश समाप्त हो जाता है और आगे आता है लोधी वंश, और लोधी वंश का बहलोल लोधी के काल तक आदि काल चलता है। मतलब पृथ्वीराज चौहान से लेकर के बहलोल लोधी तक यह आदि काल का कालखंड आता है। और सिकंदर लोधी, इसके बेटे सिकंदर लोधी के काल से भक्ति काल आरंभ होता है। फिर से कह रहा हूँ, राजनीतिक दृष्टि से आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आदि काल की जो काल मर्यादा है वह पृथ्वीराज चौहान से आरंभ होकर के बहलोल लोधी तक आ जाती है, और भक्ति काल जो अगली है ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, राजनीतिक दृष्टि परिस्थितियों की दृष्टि से देखा जाए, तो उसमें बहलोल लोधी से लेकर के शाहजहां तक दूसरा कालखंड आता है। तीसरा कालखंड जो रीति काल है वह शाहजहां के पतन से लेकर के, औरंगजेब से लेकर के, वह कंपनी शासन की सरकार तक, मतलब 1857 तक आता है। और 1857 से विक्टोरिया एज शुरू जहां होता है। 1857 की क्रांति असफल होने के बाद विक्टोरिया से लेकर के फिर अब तक का कालखंड आ जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको आप समझ लीजिए। अब ध्यान रखिए कि इसके साथ ही आपको 2-3 महत्वपूर्ण बातें समझनी पड़ेंगी। उसमें यह महत्वपूर्ण बात है कि उस समय की सामाजिक स्थिति कैसे थी। हिंदू धर्म जो था वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन तबकों में विभक्त हो चुका था, इन वर्णों में विभक्त हो चुका था। अन्यान्य जातियां आ गई थी और इन जातियों में आपसी फूट थी। इसका फायदा विदेश आक्रांताओं ने लिया, खास करके इस्लाम की स्थापना 8वीं शताब्दी में मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश वंश के इन्होंने स्थापना की। और पहला भारत पर आक्रमण 1818 के लगभग हुआ ईस्वी सन में। उसका विक्रम संवत मुझे पक्का याद नहीं है, 1818 में हुआ लगभग, और वो था मोहम्मद कासिम का। मोहम्मद कासिम के आक्रमण में सिंध के राजा दाहिर ने उसका प्रतिकार करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। इस कारण से इस्लाम को भारत में आने की एक प्रकार से इजाजत मिली। उसके बाद मोहम्मद गजनवी ने राजस्थान पर आक्रमण किए, और एक ही मंदिर, गुजरात का एक मंदिर था सौराष्ट्र का जिसका नाम था सोरठी सोमनाथ का मंदिर, उस सोरठी सोमनाथ के मंदिर को 21 बार लूटा, और हर बार वो सोने को मिट्टी मान करके छोड़ देता था। वो सिर्फ हीरे ले जाता था वहां से, और किस पर लाद कर जाता था? ऊंटों पर लाद कर ले जाता था। कितने हीरे होंगे आप विचार। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण आता है, जहां से आदिकाल आरंभ होता है। ये आदिकाल की पूर्व की स्थितियां हैं। तो धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आक्रांता मुस्लिम समाज यहाँ आ रहा था, और उन्होंने हिंदुओं के श्रद्धा स्थलों पर हमले किए, सोरठी सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, ऐसे अनेक मंदिर तोड़ दिए, और ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। औरंगजेब तक चलता रहा, औरंगजेब के बाद भी चलता रहा। लेकिन इन दो धर्मों की टकराहट से दो फायदे भी हुए। एक फायदा हुआ कि इस्लाम में जो सूफी संगीत था वो भारत में आया, और दूसरा इस्लामी पोशाकों
उनकी तरह पोशाक पहने हुए हिंदुओं का एक रक्षक समाज निर्माण हुआ, जिसको हम सिख संप्रदाय कहते हैं, खालसा पंथ कहते हैं। ये दो पॉजिटिव चीजें हुई। और भी बहुत सारी हैं। संगीत के क्षेत्र में आमिर खुसरो ने नए नए राग बनाए, तबला बना दिया, वीणा से घटा करके सितार बना दी, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। पाकशास्त्र की ओर से भी गुलाब जामुन, जलेबी जैसे पदार्थ वहाँ से यहाँ आए और यहाँ से बहुत सारे पदार्थ वहाँ गए। ये सारी चीजें और कुछ क्या कहते हैं उसके लिए, स्थापत्य शैली, मतलब घर बनाने की, भवन बनाने की जो शैली पुरातन थी और जो नई शैली है उसमें बहुत सारा क्या कहेंगे उसके लिए संकर हुआ। उसके साथ ही चित्रकारिता में भी बहुत सारा नई चीजें आ गई। पॉजिटिवली बहुत सारी चीजें हैं। निगेटिव इतना है कि हमारे धार्मिक स्थलों को इन्होंने तोड़ा फोड़ा, उसके कारण भी अलग थे, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि मोहम्मद गौरी से लेकर के बहलोल लोदी तक ये हमारा आदिकालीन कालखंड आता है। और इन राजाओं ने, इन सुल्तानों ने जो कुछ किया ये आपके सामने प्रसिद्ध है, देखने की जरूरत नहीं, हम आगे चलेंगे। इसके बाद आता है आदिकालीन साहित्य। और आदिकालीन साहित्य में राजश्री में लिखा गया जो साहित्य है उसको रासो साहित्य या वीर गाथा कहा जाता है, जिसमें पृथ्वीराज रासो, चंद्रवर्ताई का पलमाल रासो या आलखंड हमीर रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, विसलदेव रासो, विजयपाल रासो, मुंज रासो, हमीर महाकाव्य, जयचंद्र प्रकाश, जय महेंद्र, जश चंद्रिका, रणमल्ल छंद, उसके उपरांत कीर्ति लता, कीर्ति पता, काचलदास खिचड़ी वचनिका और ये सारी बातें आ जाती हैं। तो इनमें से अचलदास की बहन थी जिसका नाम मैंने उल्लेख किया था। क्या नाम था अचलदास की बहन का नाम, जो हिंदी के पहली कवियत्री हैं? भूल गए। प्रश्न भी दिया था मैंने, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रश्न भी दिया था। झीमा चारणी, ध्यान रहे, ये हिंदी की पहली कवियत्री है झीमा चारणी, जो अचलदास खिची की बहन थी। इसके उपरांत हम देखते हैं धर्माश्रय में जो काव्य लिखा गया, धर्माश्रय में जिसमें जैन में लिखा गया देवसेन सूरी द्वारा, देवसेन सूरी द्वारा जो लिखा गया उसमें श्रावकाचार, दर्शन सार, श्रावकाचार, दर्शन सार, तत्व सार, भाव संग्रह नाम के ग्रंथ देवचंद्र सूरी ने, देवसेन सूरी ने लिखे। फिर शालिभद्र सूरी ने भरतृषभोरास बुद्धिरास लिखे। हरिभद्र सूरी ने जसहर चरियु, संबोध प्रकट, नेमिनाथ चरियु लिखे। विनय चंद्र सूरी ने मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरियु, कल्प निरूपण। फिर विजय सेन सूरी का रेवंत गिरिरास, जिन धर्म सूरी का स्त्रीभद्र रास, सुमति गणिका, नेमिनाथ रास इत्यादि रास ग्रंथ लिखे। ध्यान रखिए वीर गाथा काल रासो ग्रंथ है और जैन काव्यों को रास ग्रंथ कहा जाता है, ये फर्क ध्यान रखिए। फिर उसके बाद आता है बौद्ध धर्मीय सिद्ध साहित्य, जिसके अंतर्गत सरहप्पा, शबरप्पा, डोंबिप्पा, गिरिप्पा, ऐसे बहुत सारे कवि हुए, जिनमें से प्रसिद्ध रहे सरहप्पा जिन्होंने दोहा कोश लिखा, शबरप्पा जिन्होंने चर्यापद लिखा और डोंबिप्पा जिन्होंने योगचर्या डोंबिनीति का अक्षर द्वीपोपदेश नाम के ग्रंथ लिखे रचे। फिर उसके बाद आता है नाथ संप्रदाय। इन्हीं 84 सिद्धों में से 9 नाथों ने विद्रोह किया और उनमें से मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कौल झिनान्योलक नाम का ग्रंथ मत्स्येंद्रनाथ का है और गोरखनाथ के ग्रंथों में गोरख बानी, सबदी, शिष्यादर्शन, प्राण संकली वगैरह वगैरह ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। तो ये हुई बात सिद्ध साहित्य की, नाथ साहित्य की। इसके बाद लोकाश्रय में जो साहित्य रचा गया, जिनमें से अमीर खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने जैसे लोकानुरंजनकारी काव्य प्रसिद्ध हुए और विद्यापति की पदावली ये लोकाश्रय में रची गई है। कोई कठिनाई इस बारे में? आप केवल 10 मिनट में हम भक्तिकाल पर चर्चा करके, रीतिकाल पर चर्चा करके आज की तासिका यहाँ पूर्ण करेंगे। देखिए भक्तिकाल की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको भी हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। भक्तिकाल में सिकंदर लोदी
और इब्राहिम लोधी, ये लोधी वंश के दो सुल्तान थे। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि भक्ति काल का आरंभ कहाँ से मानना चाहिए। भक्ति काल का आरंभ भले हमने 1375 से 1700 तक का ये कालखंड माना है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण घटना कौन सी? तो महत्वपूर्ण घटना है संत कबीर के जन्म की, और संत कबीर को मारने का प्रयास करने वाला सुल्तान दिल्ली का था वो सिकंदर लोधी, इसलिए सिकंदर लोधी से ऐतिहासिक क्रम है। संत कबीर को इन्होंने हाथी के पैरों में नीचे लेने की कोशिश की, गंगा में डुबाकर मारने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से कबीर बचते रहे। फिर कबीर 120 साल जिए, और फिर इब्राहिम लोधी का कालखंड आता है, और इब्राहिम लोधी के कालखंड में ही पहला पानीपत का युद्ध हुआ था। और पहले पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा करके मुगलिया सल्तनत के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर आए, जिसने राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनवाई है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर उनका बेटा था मिर्जा मोहम्मद हुमायूं, लेकिन ये बाबर के इतना प्रतापी नहीं था, इसलिए उसे पठान वंश के शेरशाह सूरी ने अनेक बार हराया और हुमायूं भाग गया। लेकिन जब बाद में जाकर के शेरशाह सूरी ने रणथंभौर के किले में आक्रमण किया, रणथंभौर राजस्थान का किला है, आक्रमण किया, तो उसमें उसने जो बारूद लगाया था वो बारूद उसी पर फूट पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। मतलब राजपूताना राजपूत लोगों के साथ युद्ध करते हुए शेरशाह सूरी मारा गया, और ये बात सुन करके हुमायूं फिर आ गया दिल्ली में। लेकिन वह उसे भी हार खानी पड़ी बाद में दूसरी बार शेरशाह सूरी के मित्र, जिसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू ने भी हुमायूं को हराया, और हुमायूं फिर से भाग खड़ा हुआ। हुमायूं फिर से भाग खड़ा हुआ, किसके कारण? हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू ने उसे हराया। और कहा जाता है कि हुमायूं अपनी पत्नियों के सहित राजस्थान के एक राजा के आश्रम में चला गया, और वहीं एक गौशाला में जहां गायों को बांधा जाता है वहां अकबर का जन्म हुआ। और हुमायूं बाद में सीढ़ियों पर फिसल करके मर गया, युद्ध करके नहीं मरा, हुमायूं सीढ़ियों पर फिसल करके मर गया। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसको अकबर भी कहा जाता है, वह राजगद्दी पर आने से पहले दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ, और यह दूसरा पानीपत के युद्ध में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य का खून कर दिया, मार डाला। लेकिन उसने खुद नहीं मारा, तो उस समय उसके जो अभिभावक थे, जिनका नाम था, याद है किसी को? बैराम खान। बैराम खान ने इस युद्ध का नेतृत्व किया, और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की सेना ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को हरा दिया, और बैराम खान ने हेमचंद्र को मार दिया। और फिर यहाँ से मुगलिया सल्तनत सही मायने में आरंभ हो जाती है, और अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के काल में यहाँ भक्ति काल समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिए, सिकंदर लोधी से लेकर शाहजहां तक का ये जो कालखंड है वो भक्ति काल आता है। और भक्ति काल में जो साहित्य लिखा गया, भक्ति काल में जो साहित्य लिखा गया वो दो प्रकार का है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण साहित्य में दो शाखाएं और हो जाती हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि के रूप में संत कबीर का समावेश होता है। प्रेमाश्रयी या सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जैसे का हम नाम लेते हैं, जिनकी पद्मावत रचना बहुत महत्वपूर्ण है। और सगुण मतावलंबी काव्य में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति दो शाखाएं हुई। कृष्ण भक्ति में सूरदास प्रतिनिधि कवि हैं इसके, और राम भक्ति में तुलसीदास प्रतिनिधि कवि हैं। इसके उपरांत रीतिकाल आता है, और रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां अगर देखें हम, तो हमारे सामने शाहजहां के काल से लेकर के कंपनी शासन तक का काल 1857 तक का आता है। रीतिकाल की 1700 लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक का काल है, और 1857 में सत्ता पलट करके विक्टोरिया के पास आ जाती है। और रीतिकाल में जो काव्य लिखा गया वो दरबारी साहित्य था। इसका आरंभ केशव दास ने किया था, जिसका उल्लेख हमने कल
रामचंद्रिका ग्रंथ में किया था, कलिकितासिका में, जो महाकाव्य है। तो केशव दास से लेकर के ये रीतिकाल शुरू होता है, जिसमें बिहारी, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे कवि आते हैं, और इसमें 4 प्रकार के काव्य लिखे गए। पहला काव्य था वो है रीतिबद्ध, मतलब जो संस्कृत के रीति ग्रंथों का अनुपालन करने वाला था उसको रीतिबद्ध साहित्य कहा जाता है, या जिसमें लक्षण ग्रंथ ज्यादा लिखे गए। दूसरे प्रकार के हैं रीति सिद्ध, जिसमें लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे गए लेकिन लक्षण ग्रंथों का उपयोग करके लक्षण ग्रंथ लिखे गए। इसके प्रतिनिधि कवि के रूप में हम बिहारी को लेते हैं, केशवदास। रीति बद्ध के हैं, रीति सिद्ध के प्रतिनिधि कवि के रूप में बिहारी हम लेते हैं। उसके उपरांत आते हैं रीति मुक्त काव्यधारा के कवि, जिसके प्रतिनिधि कवि के रूप में हम घनानंद को लेते हैं, और ये हम आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे आपको। और साथ ही साथ इस काल में एक ऐसी भी काव्यधारा थी जो रीतिबद्ध तो थी, लेकिन श्रृंगार की जगह उन्होंने वीर रस को ध्यान दिया, वीर रस पर ध्यान दिया। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कवि आते हैं कवि भूषण जी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में थे और जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। एक है शिवा पावनी और दूसरा शिवराज विजय, शिवराज भूषण। और भी अन्य भूषण उल्लास नाम के अन्य भी ग्रंथ हैं, और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है छत्रसाल पर लिखा गया छत्रसाल दशक। हालांकि छत्रसाल छत्रपति शिवाजी महाराज से ही स्वराज्य की प्रेरणा लेकर गए, बाद में उनका राज्य मुसलमानों के आक्रमण से बचाने के लिए पहले पेशवा बाजीराव प्रथम ने उनकी मदद कर उनकी बेटी के साथ, मस्तनी के साथ विवाह किया। ये सारी बातें आपको बता दी हैं पहले ही। और अन्य कवियों में आते हैं सूदन आते हैं, लाल आते हैं, या गोरे लाल आते हैं। इन लोगों ने भी बहुत सा वीर गाथा काव्य रीतिकाल में लिखा हुआ है, इसलिए ये वीर रस के कवि हैं। ठीक है, आज की तासिका हम यहाँ समाप्त करते हैं। कल की तासिका में हम आधुनिक काल की कविता और आधुनिक काल का गद्य, इस पर विचार करेंगे। कोई कठिनाई आज, कोई शंका सचमुच नहीं है तो प्रश्न लिख पाएंगे वस्तुनिष्ठ रूप में। ठीक है, तो आज हमने देखा कि हिंदी कविता के इतिहास के स्रोत क्या हैं, जिनमें अंतःसाक्ष्य देखें, बहिसाक्ष्य देखें। उसके उपरांत हमने काल विभाजन और नामकरण पर नजर दौड़ाई, और काल विभाजन के उपरांत जो 4 कालखंड किए हैं, विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375 का, उसको अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन आदिकाल नाम उसका पक्का कर दिया, सुनिश्चित किया गया है। दूसरा जो कालखंड है 1375 से लेकर के विक्रमी संवत 1700 का कालखंड है, उसे दूसरा कोई नाम नहीं है, भक्ति काल ही नाम है। 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक का काल जो है उसे रीतिकाली नाम दिया गया। हालांकि बहुत सारे अन्य नाम भी दिए गए हैं, जैसा कि श्रृंगार काल, अलंकृत काल, अलंकार काल वगैरह वगैरह, लेकिन इसका रीतिकाल नाम सिद्ध हो चुका है। और जो आधुनिक काल है 1900 से आगे तक का, उसको हम कल देखने वाले हैं। उसको आचार्य शुक्ल जी ने गद्य काल नाम दिया था, लेकिन उसे अब एक ही नाम दिया जाता है, आधुनिक काल। ठीक है, आज में हम ठहर जाएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक धन्यवाद। कृपया करके इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी लिखिए। यदि आपको सचमुच पसंद आ गया हो यह वीडियो तो अन्य मित्रों और छात्रों को अग्रेषित कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो आप और अन्य भी देखना चाहते हैं तो कृपया हमारा यह जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए केवल इस बेल आइकॉन को, घंटी को स्पर्श करना होगा और आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे और इसी प्रकार के अनेक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी।